नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस विषय के? तो वो विषय है आपका संविधान विषय। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी व्यक्ति कौन था? तो यहां पर प्रश्न बहुत ही साधारण सा है कि भारत में अभी तक जितने भी लोग राष्ट्रपति बने हैं उनमें से पहला वो व्यक्ति कौन है जो असम से संबंधित था। चार ऑप्शन दिए आपके सामने। पहला नाम है सैयद अनवर तैमूर, दूसरा नाम दिया है गोपीनाथ बारदोलोई, तीसरा नाम दिया है फखरुद्दीन अली अहमद और चौथा नाम दिया है सैयद अब्दुल मलिक। तो ये चार नाम आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा नाम है जो भारत का पहला असमी राष्ट्रपति है? तो इनमें से जो चार नाम है उनमें से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा यहाँ पर है जो कभी राष्ट्रपति रहा है और वो नाम है कौन सा? ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो निश्चित तौर पर यही क्या होंगे आपके एकमात्र असमी। तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम असमी कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि राष्ट्रपति बन चुके हैं हमारे। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट है यहां पर, आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये इससे आपको ये चीज का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है। तो और ये अधिकार जो है उसको अनुच्छेद 80 के तहत मिला हुआ है। तो आपको अनुच्छेद भी याद रखना होगा, कौन सा? आर्टिकल नंबर, संविधान का जो आर्टिकल नंबर 80 है उसके तहत इस बात की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत मतलब अपने मन से उन्हें वहां पर नियुक्त कर सकता है या बैठा सकता है, अपने मन से वहां पर उन्हें बैठा सकता है। तो मन से बैठा सकता है इसलिए मनोनीत। और ये जो उसका मन से बैठाने का अधिकार है ये स्वयं वो नहीं करता, ये प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। लेकिन आपको फिर भी याद रखना होगा कि करता कौन है? राष्ट्रपति ही। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है कितने सदस्यों को? यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 15, 10 या 20। तो आपको याद रखना होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुल 12 सदस्यों को। लेकिन वो 12 सदस्य होंगे कहां से? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि 12 सदस्य जो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, राजनीति इत्यादि जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग, उन 12 अलग अलग क्षेत्रों से या वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं और कुल सदस्य होते हैं 12। तो आपको याद रखना है कुल सदस्य हैं 12, जो कि इन अलग अलग क्षेत्रों से जिनका मैंने अभी वर्णन किया है उनसे संबंधित होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आता रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम तरीके से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या इंग्लैंड? प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो चार यहाँ पर देश के नाम दिए गए हैं, इन चारों देशों में से कौन सा देश है जहां पर राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार सर्वोत्तम तरीके से कार्य करती है? मतलब जहां पर देश का मुखिया, देश का शासन प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों ही हमें एक राष्ट्रपति के रूप में दिखाई देता है। तो राष्ट्रपति ही सब कुछ वहां पर नियंत्रणकर्ता के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसा देश जो हमें इन चारों देशों में दिखाई देता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल को नहीं है? तो पहला है मृत्यु की सजा की माफी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति ही एक ऐसा पदाधिकारी है भारत में जो किसी व्यक्ति की मृत्यु की सजा को माफ कर सकता है। तो ये अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। वहीं पर बात करें दूसरा, राजनयिक शक्ति, जिसको हम लोग कूटनीतिक शक्ति भी कहते हैं, तो राजनयिक या कूटनीतिक शक्ति का अधिकार भी केवल और केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। राज्यपालों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के साथ संबंध भी स्थापित कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें तीसरा जो दिया ऑप्शन, तो उसमें दिया हुआ है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। तो यह अधिकार राज्यपाल के पास भी हमको दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट दिया हुआ है आपातकाल की घोषणा। तो जो आपातकाल की घोषणा है उसका अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। तो अगर हम देखें तो 1, 2 और 4 ये जो हैं ये सही हैं आपके यहाँ पर। तो इस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो 1, 2 और 4 जो हमको दिखाई दे रहा है वो किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा ये जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो 1, 2, 3 या 4? प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी है, जिसको हम लोग आपातकाल बोलते हैं, वो कितने प्रकार के आपातकाल या इमरजेंसियों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में दिखाई देता है? तो भारतीय संविधान में आपको मुख्य रूप से 3 तरह के आपातकालों का वर्णन होता हुआ दिखाई देगा। कितने तरह के? 3। तो इस प्रश्न सबसे पहले तो इस प्रश्न के उत्तर की बात कर लें, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
तीन तरह के आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन से प्रकार के, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा अनुच्छेद 352, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और इसके तहत आपको दिखाई देता है कि कब लगाया जाता है, मतलब इसमें भी ये प्रश्न आता है कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है और यही सबसे प्रमुख आपातकाल है, तो इसे कब लगाया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नाजा होना चाहिए इसके बारे में। तो अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो एक आधार ये है, दूसरा एक आधार है कि अगर भारत के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो उस आधार पर यह आपातकाल लगाया जा सकता है, और तीसरा आधार है कि अगर भारत में क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह। तो अनुच्छेद 352 जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, यही सबसे प्रमुख आपातकाल है, और उसको लगाने के तीन प्रमुख आधार होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति हमारे सामने मौजूद होती है तो उस आधार पर राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो आपको ये याद रखना है। दूसरा जो आपातकाल का प्रकार है वो है 356, अनुच्छेद 356, जिसे हम कहते हैं क्या, राष्ट्रपति शासन। और ये कब लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति शासन होता है वो राज्यों में लगाया जाता है। कब, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी राज्य की जो सरकार है, जहां पर जो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आपको दिखाई देता है, तो यदि कभी किसी राज्य की जो सरकार है वो अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन न करे, तो उस स्थिति में राज्यपाल की संस्तुति पर, मतलब उसकी अनुशंसा, उसके कहने पर, राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तीसरा जो आपातकाल का प्रकार आपको दिखाई देगा वो है 360, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। अगर कभी भारत की आर्थिक स्थिरता पर संकट आ जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है 360 का प्रयोग करके देश में आर्थिक आपातकाल भी लगा सकता है, या वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। और कभी कभी इस पर प्रश्न आता है कि कुल कितनी बार लगा है, तो याद रखिएगा कि ये आज तक एक बार भी नहीं लगा है भारत में। कौन सा, अनुच्छेद 360। जबकि अगर बात करें कि अनुच्छेद 352 कितनी बार लगा है, तो कुल 3 बार लगा है, वर्ष 1962 में, वर्ष 1971 में और वर्ष 1975 में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ही है। पहला ऑप्शन है 3 महीने के अंदर, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने के अंदर, तीसरा ऑप्शन है 1 साल के अंदर, और चौथा ऑप्शन है पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। परंतु इसके लिए आपको थोड़ा समझना होगा कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सामान्य रूप से खत्म हो रहा है, एक उपराष्ट्रपति जो होता है 5 साल के लिए निर्वाचित होकर के आता है, तो अगर वो 5 साल का सामान्य कार्यकाल पूरा कर ले रहा है तो उसके लिए व्यवस्था है कि उसका चुनाव यथाशीघ्र करवाया जाएगा, मतलब 6 महीने ज़्यादा खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन अगर किसी अन्य कारण से, जैसे कि उसकी मृत्यु हो जाए, अचानक से पद में रहते हुए ही बीच के कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो जाए, या वो अपनी इच्छा से पद त्याग कर दे, या उसको हटा दिया जाए, तो इस स्थिति में उसका पद कितने समय में भर लिया जाना चाहिए, इसके बारे में भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट वर्णन हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस आधार पर आप इसको याद रखेंगे, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो बात चल रही है किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में। और पूछा गया है कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू होगा, या कौन प्रस्तुत करेगा उन्हें हटाने का प्रस्ताव। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो कि पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, इसलिए उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वो उसकी शुरुआत होती हुई हमको दिखाई देती है कहाँ से, राज्यसभा से। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा क्या, राज्यसभा। तो याद रखेंगे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सारी बातें दी हुई हैं। तो प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राज्यसभा। कौन, प्रश्न को ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, न्यूनतम पूछा है। तो ये याद रखेंगे, और ये जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है, संपूर्ण संसद के लिए भी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों, अर्थात संसद के लिए यह आवश्यक है कि उनका न्यूनतम साल में 2 बैठक होना अनिवार्य है। तो कम से कम 2 बार बैठना उनको अनिवार्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार। तो न्यूनतम यानी कि कम से कम 2 बार बैठना अनिवार्य है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 बार, क्योंकि भारतीय संविधान में इस बात का वर्णन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का ही गैप हो सकता है, इसलिए कम से कम 2 बार तो उनको बैठना ही पड़ेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। तो प्रश्न जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, जिस यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है गणपूर्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोरम बोलते हैं। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सदन को चलाने के लिए, जैसे कोई सदन है लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा
को चलाने के लिए, जैसे उनकी कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या आपको पता ही है कि 552 निर्धारित है और अधिकतम है ये, और राज्यसभा की अधिकतम 250। तो जो कुल सदस्य संख्या है, जैसे वर्तमान में भी है 543 लोग वहां पर बैठते हैं, तो इनमें से कितने लोगों का आना आवश्यक है। जैसे किसी दिन मीटिंग चल रही है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में मीटिंग चल रही है, तो कम से कम इन 543 में कितने ऐसे लोग आए जरूर, ताकि लोकसभा की कार्यवाही चले। तो इसके लिए नियम है भारतीय संविधान में 1/10 कि किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोगों का उपस्थित होना बहुत जरूरी है उस सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए। तो जैसे 543 है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी दिन लोकसभा में 54 या 55 सदस्य ना आए, मतलब उससे कम आए, किसी भी दिन अगर लोकसभा में 54 या 55 से कम सदस्य आए, तो उस दिन उस समय कुछ समय के लिए लोकसभा की कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। तो कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोगों का आना बहुत अनिवार्य है किसी भी दिन की कार्यवाही को चलाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1/10। गण पूर्ति कितनी मानी यही है 1/10। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शून्यकाल क्या है। शून्यकाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और ये संसद से जुड़ा हुआ है। तो शून्यकाल ये एक शब्द है जो कि संसद से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि है क्या, ये होता क्या है। तो जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है। ऑप्शन बी है आराम का समय। ऑप्शन सी है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। और ऑप्शन डी है जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कि जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। अब याद रखिएगा कि भारतीय संसदीय परंपरा में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसकी कार्यवाही जो है 11 बजे से शुरू होती है। तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे का जो प्रथम 1 घंटे का समय होता है उसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। और इस प्रश्नकाल के दौरान संसद के सदस्य जो है वो किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को पूछने के लिए उन्हें पूर्व में लिखित सूचना देनी होती है संसद के अध्यक्ष या सभापति को। तो वहाँ पर शुरुआत के जो 1 घंटे हैं 11 से 12, वहाँ पर आप अचानक से किसी भी प्रश्न पर विषय पर प्रश्न नहीं पूछ सकते। उसके लिए आपको पहले से ही प्रश्न संबंधित मंत्री तक पहुँचाना होता है, कुछ समय देना पड़ता है, उसके बाद आप उस पर किसी समय प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उसके बाद 12 से लेकर के 1 का जो समय होता है उसे हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। और इस समय जो होता है आप बिना किसी पूर्व सूचना के ही प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए आपको पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो शून्यकाल की जो परंपरा है संसदीय इतिहास में, वो शून्यकाल की परंपरा की शुरुआत भारत से ही हुई है। तो ये प्रश्न भी आता है कि शून्यकाल जो है वो किसकी देन है संसदीय व्यवस्था को। तो शून्यकाल की देन जो है वो भारत की देन है। शून्यकाल जो है ये भारत ने दिया है विश्व के संसदीय व्यवस्था को। तो ये आपको जरूर याद रखना होगा। तो ये सारे प्रश्न जो आज अभी हमने यहाँ पर किए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं और ये किसी भी एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।